नमस्ते। हमारे इस खास बातचीत में आपका स्वागत। इस समय जब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए हो या कांग्रेस पार्टी की बात करें, देश के किसी भी सियासी दल की बात करें या फिर साझे विपक्ष इंडिया गठबंधन की बात करें, वो सारे के सारे जो है वो राजनीतिक रूप से, सियासी रूप से अब चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव के मूड में रहती है, चुनाव की तैयारियों में व्यस्त रहती है। इससे इतर जो विपक्ष के दल होते हैं, जो भी विपक्ष के दल हैं, वो अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के समय पर चुनाव की तैयारियां करते हुए दिखते हैं। इन सब के बीच में बड़ी खबर ये हो रही है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की भी एक यात्रा चल रही है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के नाम से है, और दूसरी तरफ अब राहुल गांधी, कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा जो बेहद सफल रही थी, उसके पार्ट 2 की जो 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 जिक्र हो रहा था, वो भारत न्याय यात्रा के नाम से 14 जनवरी को मणिपुर में उसकी शुरुआत होने जा रही है। ये अनाउंसमेंट हो चुके हैं और वो 20 मार्च को महाराष्ट्र में यात्रा का समापन होगा। इस दौरान 14 राज्यों से यात्रा के गुजरने की बात है। आज जैसा आप देख पा रहे हैं, आत्मजीत सर हमारे साथ मौजूद हैं। आत्मजीत सर, बहुत स्वागत है। आज हम इस चीज को समझेंगे कि ये जो दोनों यात्राएं हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ इससे क्या कुछ फायदा जनता को होने जा रहा है, जनता को कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। ये जो सवाल हैं जो सबके मन में उठते रहते हैं, सोशल मीडिया पर इस तरीके के सवाल खूब ट्रेंड करते हैं, इन्हीं सवालों के हम जवाब लेंगे। आत्मजीत सर, जो ये यात्राएं चल रही हैं, जिस तरीके से अभी राहुल गांधी के न्याय यात्रा का अनाउंसमेंट हुआ, तो ये जो है वो कितना महत्वपूर्ण है 2024 के हिसाब से? क्या कुछ असर रहेगा इसका चुनाव पर? जी नमस्कार। राम प्रकाश जी, आपने दो यात्राओं का जिक्र किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो बीजेपी पार्टी अपनी निकाल रही है, जिसमें मोदी जी की गारंटी की गाड़ी सब जिलों में जाएगी और मोदी जी ने जो गारंटियां दी थी उसके बारे में वो चर्चा करेगी। उसका प्रमुख मुद्दा ये है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ, क्या उन्हें वो सब चीजें मिली जो 2014 से पहले उनके पास नहीं थी। तो विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा अगर देश के हर नागरिक के पास वो जरूरत के सामान नहीं रहेगा, वो जरूरत की चीजें नहीं रहेंगी, शिक्षा नहीं रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा, स्वास्थ्य नहीं रहेगा, तो हम विकसित राष्ट्र कैसे बनेंगे। तो उस दिशा में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। दूसरी तरफ जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा है, जिसको कई लोग भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का पार्ट मान रहे हैं, वो 355 डिस्ट्रिक्ट से निकलेगी। उसमें 14 राज्य कवर होंगे और 65% लोकसभा सीटों का वो कवर करेगी, जिसमें हिंदी पट्टी के मध्य प्रदेश, राजस्थान और उनसे जुड़े दो राज्य छत्तीसगढ़ और झारखंड, महाराष्ट्र, मिजोरम, असम जो पिछली बार छूट गए थे। तो वेस्ट टू ईस्ट की ये यात्रा है और ये मुंबई पे जाके समाप्त होगी। मणिपुर में जिस तरीके से बीजेपी ने कुकी और मेती समुदाय के बीच की जो लड़ाई थी और उसमें जो म्यांमार का रोल था कि वहां से लोगों ने आए और वहां बस गए पहाड़ों पे, और मैती वहां की लोकल कम्युनिटी है और पहाड़ों पे उनका वर्चस्व नहीं है, तो पहाड़ों पे वर्चस्व कुकीज का हटाने के लिए, उनके गांव समाप्त करने के लिए जो वहां वायलेंस कराई गई, और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से वहां आर्मी के भी वेपन्स छीन लिए गए और बहुत कुछ हुआ, पर प्रधानमंत्री मोदी उस पर बोले नहीं। तो उसको एक्सपोज करने के लिए इन्होंने चॉइस किया कि हम वहां से शुरू करेंगे। और पिछली यात्रा में उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी, जिसमें आर्टिकल 370 पे भी चर्चा हुई भारत जोड़ो यात्रा में। तो तीन मुद्दे जो बीजेपी के हैं, पहला संकल्प जो उनका था 370 धारा खत्म करने का, वो उन्होंने खत्म कर दी, पर इलेक्शन अभी तक जम्मू कश्मीर में नहीं हुए हैं। तो वो इलेक्शन कब होंगे? लद्दाख को यूटी का राज्य स्थापित कर दिया उन्होंने, अब वहां के भी जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है वो कब होंगे, एक बात तो ये आ जाती है। दूसरी बात, जो दूसरा संकल्प था उनका राम मंदिर बनाने का, तो 2024 जो जनवरी 22 को प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की भी पूरी हो जाएगी। तो अब राम मंदिर और आर्टिकल 370 या पाकिस्तान के मुद्दे पे या बालाकोट के मुद्दे पे अब तो वोट मिलना मुश्किल है, और बीजेपी इस बात को समझ रही है। तो जैसे 2014 में वो विकास के मुद्दे पर, और देश का मैं चौकीदार हूं और देश के संसाधनों को मैं देश से निकलने नहीं दूंगा,
देश के जो काला धन है वो देश में वापस लेके आऊंगा, और बहुत सारे वादे प्रधानमंत्री मोदी ने किए। वो वादे कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाए, फिर आपदा आ गई कोरोना की, और उसमें जब ये लाभार्थी वर्ग जो बना, नया लाभार्थी वर्ग जो तैयार हुआ, जिसमें 80 करोड़ लोगों को पिछले 2 सालों से फ्री राशन दिया जा रहा है और इस स्कीम को अगले साल तक के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, तो क्या ये विकसित भारत यात्रा उन आयुष्मान कार्ड होल्डर्स को उनसे संकल्प लेने के लिए है कि आप वोट बीजेपी को देंगे, या उन 80 करोड़ लाभार्थियों की आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि ये लाभार्थी जो हैं ये वाकई जो फ्री राशन ले रहे हैं, इनके घर में किसी और का झंडा तो नहीं लगा हुआ, बीजेपी का ही झंडा है। और जो किसान सम्मान निधि के तहत, जब इन्होंने किसान सम्मान निधि तय की थी, तो उस समय जो किसान सम्मान निधि के लोग थे जिनको बेनिफिट मिल रहा था 6,000 रुपए सालाना, 2,000 की 3 किश्तें, तो ये भी वो जानना चाहते हैं कि ये जो किसान सम्मान, पीएम किसान सम्मान निधि में जो पैसा दिया जा रहा है, क्या ये बीजेपी के विपरीत वोट तो नहीं डालेंगे। तो एक आकलन, एक एस्टिमेशन, एक स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करने के लिए मुझे लगता है अपनी सरकार को बचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा है। और जो दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा है, वो जो लोग को न्याय नहीं मिला और जो लोग इस डेवलपमेंट एजेंडा से, जो बाकी के 60% ने, 40% तो बीजेपी को वोट देते हैं, तो वो तो डेवलपमेंट एजेंडा में है बीजेपी के, जो 60% डेवलपमेंट एजेंडा में नहीं है बीजेपी के, जो अलग हैं, उनको न्याय कैसे मिले। तो राहुल गांधी की यात्रा मुझे लग रहा है उन 60% लोगों पे ही फोकस करेगी। जी राम प्रकाश राय जी। और सर एक चीज और, अभी जिस तरीके से लगातार गारंटी का इस्तेमाल हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार जो है गारंटी देने की बात करने लग गए हैं, वो गारंटियां देते हुए सुने जाते हैं। तो क्योंकि अभी जिस तरीके से चुनाव हुआ, वो मोदी की गारंटी, इस तरीके को ये जो शब्द था वो खूब सुना गया, चाहे वो प्रधानमंत्री के मुंह से सुना जाए या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा। तो क्या ये जो भाजपा की विकसित संकल्प यात्रा अभी चल रही है, ये मोदी की गारंटियां जो है वो उसका प्रचार करने का एक अभियान है, और ये मोदी की गारंटियों की गारंटी दे रहा है ये वैन जो यात्रा निकाली जा रही है? देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का एजेंडा था शाइनिंग इंडिया, और जब वो शाइनिंग इंडिया का प्रोजेक्ट हुआ, उसमें जो लोग उस शाइनिंग इंडिया के प्रोजेक्ट में नहीं थे या जिनको वो लाभ नहीं मिले, उनके लिए फिर कांग्रेस ने जो है अलायंस बनाया। यूपीए 1 जब बना था, उस समय सीटों का जो था वो भी इस तरीके का था कि जो कांग्रेस और कांग्रेस के अलाई थे यूपीए 1 में, उनके पास लगभग अबाउट 145-148 सीटें थी, और जो बीजेपी का शाइनिंग इंडिया प्रोजेक्ट था उसमें 130-135 सीटें थी। तो 10 सीटों का फर्क था, पर चूंकि उस समय प्रचंड बहुमत किसी के पास नहीं था, तो कांग्रेस ने सब पार्टियों के साथ मिलकर, वामपंथी दलों के साथ मिलकर, समाजवादी पार्टी और सबके साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई, साझा सरकार बनाई, और मनमोहन सिंह उस साझा सरकार के प्राइम मिनिस्टर बने। अब उस समय भी यही प्रॉब्लम आई थी कि बीजेपी जो है हाफ वे मार्क नहीं क्रॉस कर पाई थी, जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार नहीं बनी। और सारे, लालू यादव ने उस समय ये कहा था कि जितने भी जो सांप्रदायिकता में बिलीव नहीं करते, वो पार्टियां सारी एक तरफ हो जाए, बीजेपी को कोई सपोर्ट ना करे। तो ये उस समय नारा उठा और उसमें बीजेपी की हार हुई थी। अब 2024 जो है, 2004 नहीं, इसमें 2014 और 2019 में अटल अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत मिला है दोनों बार। एक तरफ पूर्ण बहुमत मिला पहली सरकार में 2014, और उसके बाद ज्यादा सीटों से फिर प्रचंड बहुमत मिला 2019 में। तो अब मोदी जी का जो करिश्मा है और अमित शाह जी का जो जगरनॉट है, इलेक्शन कैंपेनिंग करना, मनूवर करना, लोगों को प्रताड़ित करना, जेलों में डालना, आपने देखा संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को कैसे जेल में डाल दिया है कि इलेक्शन में बाहर ही ना आने पाए। सत्येंद्र जैन जेल में है, और भी बहुत सारे लोग स्टेट लेवल पे, कोशिश उनकी यही रहती है। तो इनका जो 24/7 24/7 का जो इलेक्शन कैंपेन है, वो सजग रहता है और कोई भी ऐसी चूक नहीं करना चाहता। आपने देखा जिस तरीके से 146 एमपीज को शीतकालीन सत्र में जो निष्कासित किया गया, ये उसी अथॉरिटेरिज्म को और प्रधानमंत्री मोदी की हाई हेडेड अप्रोच को दिखाता है कि देखिए मेरे सामने कोई नहीं खड़ा। आप राहुल गांधी तो भूल जाइए, ऑपोजिशन भी मेरे सामने कुछ नहीं। मैंने 146 एमपीज को निकाल दिया, जंतर मंतर पे सिर्फ एक प्लेकार्ड दिखाने के कोई नेशन वाइड कोई कैंपेन नहीं हो पाया कि संविधान नहीं बच रहा, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो कोई पब्लिक आउटक्राई नहीं हुआ इस बात को लेकर।
तो ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ऑलरेडी इस दिशा में सोच चुके हैं कि मैं जितनी सख्ती करूंगा 2024 के इलेक्शन में मुझे उतना ही वोट मिलेगा, लाभार्थी तो मेरी जेब में है, और जो हाशिए पे हैं जिनको कोई लाभ नहीं मिला है वो मेरा ये प्रचंड रूप देखकर मुझे वोट दे देंगे। तो ये इस सरकार की मंशा है, और देश के चारों स्तंभ, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो या कार्यपालिका हो, उसमें तमाम तरीके का इन लोगों ने अपने आदमी बैठा दिए हैं। और अमित शाह तो खुद कहते हैं 370 के मामले में उन्होंने उस दिन जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन बिल को जब लेके आए तो पार्लियामेंट में उन्होंने सरेआम बोला कि हाई कोर्ट से कोई वो नहीं है स्टे ऑर्डर कि रीऑर्गेनाइजेशन बिल नहीं आ सकता है, जाइए हाई कोर्ट जाइए। तो इसका मतलब यह है कि वो कॉन्फिडेंट है कि हाई कोर्ट जाएंगे भी तो ऑपोजिशन को कुछ मिलेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से ये सरकार आश्वस्त है कि 2024 में कोई इनके सामने खड़ा नहीं होगा। पर जैसे कि आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में और स्पोर्ट्स में जब तक आखिरी गेंद ना पड़ जाए आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी टीम जीतेगी। तो इस बार इलेक्शन कांटे का होगा, पर ये इलेक्शन जो है वो मोदी सपोर्टर्स वर्सेस नॉन मोदी सपोर्टर्स का होगा। अब देखना यह है कि नॉन मोदी सपोर्टर्स अगर 50% वोट ले पाते हैं और 1:1 की लड़ाई होती है तो फिर तो मोदी जी की गारंटी जो वो देते हैं उस पर रोक लग जाएगी। क्योंकि मोदी जी की गारंटी जो है, मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि ऑपोजिशन की आवाज बंद करने की है, मोदी जी की गारंटी जो है जो गोदी मीडिया नहीं है उनके लोगों को जेल में डालने की है, मोदी जी की गारंटी आपके फोन में, आईफोन में पेगासस का सॉफ्टवेयर डालने की ताकि आपके सारे मैसेजेस और आपकी सारी डिटेल्स वो जान सके, मोदी जी की गारंटी है आपके घर में घुस के वो आपको धमका भी सकते हैं। इसलिए मोदी जी की गारंटी कई तरीके की है। जो पॉलिटिकल हैं वो अलग तरीके से समझते हैं, जो लोग नॉन पॉलिटिकल हैं वो अलग तरीके से समझते हैं। अब जो भारत न्याय यात्रा है ये तो 3 विषयों पर ही है, सामाजिक न्याय पे है और राजकीय शासन को लेकर है और आर्थिक व्यवस्था को लेकर है। तो आर्थिक व्यवस्था पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह मोदी सरकार पर लगे हैं, पर उसका वोटों पे कितना असर पड़ेगा ये तो समय ही बताएगा। जी राम प्रकाश। सर, हम लोग तैयारियों और मुद्दों की तरफ बढ़े उससे पहले जरा एक संक्षेप में एक चीज और जान लें। जो अभी लाभार्थियों का जिक्र आ रहा था, लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाने की बात सामने आ रही है। जिस तरीके से अलग अलग योजनाओं में और नए नए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, नए नए लोगों को जोड़ने के लिए कार्यकर्ता भाजपा के, जैसा भाजपा दावा कर रही है, घर घर जाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जिस जीडीपी की बात होती है, अर्थव्यवस्था के इतने दावे किए जाते हैं, क्या उस पर असर नहीं होगा इन सब चीजों का? देखिए अभी तो क्या है, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लॉन्च हुई थी 11 करोड़ 70 लाख लोग थे जिन पे ये स्कीम लागू हुई। 10 करोड़ 47 लाख लोग थे और सरकार ने पार्लियामेंट में ये कहा था, अमित शाह जी ने, कि 11 करोड़ लोगों को हम पीएम सम्मान निधि दे रहे हैं। वो फिगर घटती घटती 2020-21 के एक क्वार्टर में पता ये लगा कि उसमें 3 करोड़ 70 लाख लोगों को ही पैसा दिया गया। तो पता क्या है, अभी क्या बात है, जब बड़े फैनफेयर से स्कीम लॉन्च हुई थी 10 करोड़ 47 लाख लोगों को ये स्कीम दी गई और अब 2 साल के भीतर भीतर ये जो फिगर है वो 3 करोड़ 70 लाख ही रहेगी, 3 करोड़ 40 लाख रहेगी। तो पता ये लगा कि क्योंकि वो आधार लिंक नहीं हो पा रहे थे और जमीन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट लिंक नहीं हो पा रहे थे, तो कई अकाउंट्स में ऐसा पैसा, जनधन अकाउंट में पैसा दिया गया जो कि सरकार क्लेम करती है हमारे 50 करोड़ जनधन अकाउंट है। तो कई ऐसे लोगों को भी पैसा दे दिया गया जिन पर जमीन है ही नहीं है, या जो बटाईदार किसान है या जो लेबर है। तो उन्होंने फिर खंगाला उसको और फिर उसको 8 करोड़ 30 लाख पे ले गए। लास्ट क्वार्टर 8 करोड़ 30 लाख था। अब इन्होंने 34 लाख लोग और ऐड किए हैं किसान सम्मान निधि में। अब वो किस बिना पे किए हैं, क्या उसका एनालिसिस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, ये तो सरकार ही जानती है। पर जब सरकारी आंकड़ा आता है तो उसकी आप पुष्टि किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी तो कर नहीं सकते। कोई एनएसओ का डेटा नहीं है उसमें, कोई सीएजी का डेटा नहीं है, कोई आउटसाइड ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, तो आपको पता नहीं लगेगा। दूसरी बात, आयुष्मान कार्ड को लेकर जो सीएजी की रिपोर्ट आई उसमें यह कहा गया कि कई हजार नंबर एक फोन नंबर के ऊपर आयुष्मान कार्ड पे बने हुए हैं, तो उसका मतलब डमी अकाउंट्स हैं। तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड जो है 2024 के इलेक्शन आते आते और इशू हो जाने चाहिए। अब वो कैसे होंगे और उसका डेटा सडनली कहां से आएगा,
ये भी बात क्लियर नहीं है। अच्छा, जो जनधन अकाउंट खुले थे 50 करोड़ जनधन अकाउंट, उन जनधन अकाउंट में कितने अकाउंट जो एक्टिव हैं? क्योंकि आपको पता होगा 6 महीने आप अपने अकाउंट में ऑपरेशन ना करें या डेबिट कार्ड से या चेक से, तो आपको भी बैंक से नोटिफिकेशन आ जाती है कि भाई आपका अकाउंट जो है 6 महीने से डॉर्मेट पड़ा है, हम इसको फिलहाल के लिए बंद कर रहे हैं, अगर आपको चालू कराना हो तो ब्रांच पे तुरंत आए। तो अब ये अकाउंट जो है 2014 के खुले हुए हैं, 10 साल हो गए, इन अकाउंट में कितने अकाउंट्स ऑपरेशनल हैं, इनमें क्या ट्रांजैक्शन हुई है, इनमें क्या बैलेंस मेंटेन हो रहा है, कि ये जीरो बैलेंस है या इसमें 1000-1500 अकाउंट में पड़े हैं, जनधन अकाउंट में कितने लोगों को लाभ मिला है, तो ये डेटा जो है ये अवेलेबल नहीं है। तो स्क्रूटनी कैसे होगी? तो जितनी भी स्कीमें, चाहे वो पीएम विकास आवास विकास की योजना की हो, ऑपोजिशन रूल स्टेट पे सरकार ये कहती है कि हम पीएम आवास योजना में पैसा देना चाहते हैं, आवास बनवाना चाहते हैं, पर वहां के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो हमें कॉपरेट नहीं कर रहे। भूपेश बघेल पे ये इल्जाम गया, ममता बनर्जी पे ये इल्जाम गया, और ममता बनर्जी तो शुरू से कहती आई है मनरेगा का पैसा हमें मिलता ही नहीं है। और अभी जीएसटी का 3 लाख करोड़ रुपए बकाया है कलकत्ते का, वेस्ट बंगाल का, दिल्ली के ऊपर। तो वो निर्मला सीतारमन ने बयान दिया कि भाई इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी, अपनी ऑडिट रिपोर्ट दें तो हम पैसा रिलीज करें। अब बाकी स्टेटों का भी तो पैसा रिलीज हो रहा है, आगे पीछे हो जाता है, आप किसी स्टेट का 3 लाख करोड़ रुपए रख के बैठे हुए हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये जो इस तरीके की चीजें जब खबर में आती हैं, तो ये जो मोदी की गारंटी की गाड़ी है उसके चारों पहिए ऐसे लगते हैं कि पहिए या तो उनमें हवा नहीं है या पहिए गायब। और मोदी जी की गारंटी की गाड़ी जो है वो उनके 8000 करोड़ के विमान की तरह वो हवा में ही उड़ रही है। अब उसको कौन देख पाता है, कौन पकड़ पाता है इन सब बातों को, कि आयुष्मान स्कीम में कितने लोगों को बेनिफिट मिला, आवास योजना में क्या वाकई 2 करोड़ मकान डिलीवर हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं। और जो आपने बताया कि जो स्वच्छ भारत योजना में जितने टॉयलेट बने थे, क्या वो टॉयलेट अभी भी ऑपरेशनल है या वो सिर्फ ऑडिट में दिखा दिए गए कि इतने टॉयलेट बन गए हैं, उसके बाद उनके ऑपरेशंस का कुछ पता नहीं है। अब बात यह आ जाती है कि भारत न्याय यात्रा जो है वो उसको श्रेय मिलता है भारत जोड़ो यात्रा को, कि कर्नाटक और तेलंगाना के इलेक्शन में जो रिजल्ट आया उसका श्रेय भारत जोड़ो यात्रा का है। तो भारत न्याय यात्रा अब उसी तर्ज पर जिन स्टेटों में अब जाएगी, खासकर हिंदी पट्टी में जहां पे 90% सीटें जो है बीजेपी के पास हैं, अगर 4 स्टेटें ले लीजिए, बिहार, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, और उनसे जुड़ी 2 स्टेटें झारखंड और छत्तीसगढ़, क्योंकि उन्हीं की बिहार और मध्य प्रदेश से ही कार्व्ड आउट स्टेट्स हैं। तो अगर ये 6 स्टेटें ले लीजिए तो इन 6 स्टेटों में 90% सीटें जो है, 95% सीटें बीजेपी के पास है। और इसी पे इंडिया अलायंस को या राहुल गांधी को काम करना है। अगर इंडिया अलायंस इकट्ठा होके इस हिंदी बेल्ट में लड़ाई लड़ लेगा बीजेपी से, तो मुझे लगता है साउथ में तो कोई वर्चस्व है नहीं भारतीय जनता पार्टी का, और छोटी स्टेटों में भी जैसे तेलंगाना, हिमाचल और उत्तराखंड, उसमें भी जो है बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। राजस्थान, दिल्ली में बीजेपी की स्थिति आज की डेट में जिस तरीके से सी वोटर का सर्वे आया या और सर्वे आया कहते हैं मजबूत है, पर बाकी स्टेटों में अभी प्रश्न ये है कि राम मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर तो अब बीजेपी भी समझ चुकी है वोट नहीं मिलेगी, इसीलिए वो अपने सारे काडर को, चाहे वो आरएसएस का हो, बीजेपी का हो या उनके पन्ना प्रमुख हो, इस भारत विकसित यात्रा द्वारा चिन्हित करेगी उन वोटरों को जो उनके अपने हैं, और जो नहीं है उनको उन डेवलपमेंटल स्कीम से वो निकाल देगी, ऐसा मेरा मानना है। जी राम प्रकाश जी। जो अभी राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, और सर क्या ये माना जाए कि जो जो चुनाव होगा 2024 का, वो राम मंदिर बनाम जनता के मुद्दों पर होगा, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अभी जो खास करके कांग्रेस की बात करें, पीछे के चुनाव में उसने लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दों को ही उठाया, कामों की बात की या आने वाले स्कीम्स की बात की, बजाय राजनीतिक हमलों के। बहुत संक्षेप में सर प्लीज। देखिए, जहां तक राम मंदिर का मामला है, राम मंदिर का मामला आस्था का मामला है, और आस्था के विषय में चाहे वो 1980 का दशक रहा हो, 90 का दशक रहा हो, जब कांग्रेस की भी सरकार रही तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी कि जो रामलला का मंदिर है उसमें 4 प्रमुख जो उसके हिस्सेदार थे, निमोनी अखाड़ा था, वहां की बाबरी मस्जिद थी, या न्याय मंदिर ट्रस्ट था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। पहला इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसकी जजमेंट आई, उसमें कहा गया चारों में डिवाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, राम मंदिर लल्ला की जमीन जो है वो राम मंदिर को दे दीजिए, और जो
मस्जिद की भूमि है बाबरी मस्जिद को, उनको अलग जमीन दे दीजिए ताकि वो अपनी मस्जिद बना लें। चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, अब बीजेपी की सरकार थी, वो काम हो गया। अब बात यह आ जाती है कि जो डेवलपमेंट एजेंडा है वो राम राज्य के ऊपर है कि भाई राम राज्य कैसे स्थापित हो। राम राज्य में तो सबको समानता का दर्जा मिलना चाहिए, सत्य की जीत होनी चाहिए, झूठ की हार होनी चाहिए, कॉर्पोरेट क्रोनिज्म नहीं होना चाहिए, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पे लगाम नहीं कसनी चाहिए। आप और हम कुछ कहना चाहते हैं तो ये ना हो कि टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 में वो कह दें कि भाई ये सोशल मीडिया के चैनल्स बंद करो। जब तक प्रसार भारती का कोई लाइसेंस नहीं होगा तो ये न्यूज चैनल्स भी नहीं चलेंगे। तो बहुत कुछ हो सकता है, अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर सकते हैं। जो लोग सवाल पूछते थे सरकार से, आज सरकार लोगों को कह रही है तुम सवाल पूछने वाले कौन हो, तुमको तो पहले अपना घर इन ऑर्डर करो, तुम लोग सफाई नहीं रखते हो, तुम लोग ठीक तरह से रहते नहीं हो। फिर स्वास्थ्य के बारे में, जिस तरीके से कोरोना आया तो सरकार पे डिपेंडेंट हो गए लोग, या सरकार वैक्सीन नहीं देगी तो वैक्सीन कैसे लगेगी। तो उसको लेके सरकार का रोल जो है, रोजमर्रा की लाइफ में हम लोगों की अधिकार क्षेत्र बढ़ गया है। और क्योंकि सरकार का अधिकार क्षेत्र बढ़ने से हम लोगों की प्राइवेसी भी खत्म हो गई है। हमारा डेटा डार्क वेब पे अवेलेबल है, कोई भी निकाल ले, हम कुछ कह दें और अगर मोदी जी को पसंद ना आए तो वो हमें उठा के जेल में डाल सकते हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होगी कोर्ट में। और जो अब ये नई धाराएं आई हैं, नागरिक सुरक्षा अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम, और तीसरा जो आया है कानून का अधिनियम जो चेंज हुए हैं, उसमें तो अब ये कह दिया गया है कि 15 दिन पुलिस कस्टडी नहीं, 90 दिन पुलिस कस्टडी मिल सकती है। जो आदमी 4 दिन पुलिस कस्टडी ना झेल पाए वो 90 दिन कैसे झेलेगा। तो एक डर का माहौल जो पैदा हो गया है, और इस डर के माहौल में एक पुलिस राज में एक इस तरीके के केंद्र का जो वर्चस्व हो गया है स्टेट्स पर, और सारी स्टेट्स यूनियन हो गई हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि स्टेट्स के अधिकार क्या है और केंद्र के अधिकार क्या है, तो केंद्र ही सब कुछ है। वो चाहेगा तो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राज्य चलेंगे, अगर वो नहीं चाहेगा तो राज्य में कुछ भी नहीं, डेवलपमेंट प्लान नहीं हो सकता। तो इन सब राज्यों के अधिकारों को लेकर जो इस हमारे भारतवर्ष में जो सबसे लो डाउन द पिरामिड हैं, उनके अधिकारों को लेकर, और सामाजिक अधिकारों का जो उन्होंने जाति जनगणना की बात की अपने 139वें अधिवेशन में राहुल गांधी ने, तो ये मायने रखती हैं चीजें। अब ये राम बनाम राम के अनुयायियों की लड़ाई है, या राम बनाम राम के भक्तों की लड़ाई है, ये तो अब बीजेपी का नरेशन क्या बनता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब एक चीज तो तय है कि ये आर पार की लड़ाई है, और इस लड़ाई के बाद दूसरी लड़ाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इसका भी अंदेशा है। जी राम प्रकाश जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।